बात करेंगे दिल्ली की, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली में 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के मुबारकपुर इलाके की घटना है। सीसीटीवी में कैद हुई किडनैपर की तस्वीर, और ये देखिए, ये है सीसीटीवी फुटेज। बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए। 10 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है, अपहरण हुआ है, और जैसा आप देख सकते हैं कि एक शख्स बच्ची का हाथ पकड़कर उसको ले जा रहा है। यही बच्ची गायब है। रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस अब इस बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। तो 10 साल की ये बच्ची बताई जा रही है जिसका अपहरण हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक शख्स बच्ची का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जा रहा है। और आप दिल्ली में लाइव किडनैपिंग की 3 तस्वीरें देखिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कैसे पहले ये शख्स आता है, फिर बच्ची के साथ बातचीत कर उसे बहलाता है और फिर उसे अपने साथ ले चला जाता है। ये साफ साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अब पुलिस इस अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है। मामला दर्ज हो चुका है। 10 साल की ये बच्ची बताई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली का ये पूरा मामला है। मुबारकपुर इलाके से 10 साल की बच्ची किडनैप हुई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। और मेरी इधर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब पुलिस जो है वो किडनैपर की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी है कि बच्ची का परिवार वजीर नगर इलाके में रहता है और मासूम बच्ची के पिता मुबारकपुर में एक ढाबा चलाते हैं, ये भी खबर है। पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की है। तलाश करने पर भी घर वालों को मासूम बच्ची नहीं मिली। हर जगह बच्ची की तलाश की गई लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने ढाबे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, तब जाकर के ये तस्वीरें सामने आ पाई हैं। सीसीटीवी में सोमवार दोपहर 12 बजे तक बच्ची ढाबे में ही थी और सीसीटीवी में बच्ची ढाबे के सीढ़ियों पर बैठी नजर आ रही थी। उसके बाद सीसीटीवी में एक शख्स बच्ची से बात करता नजर आता है। थोड़ी ही देर बाद शख्स बच्ची को अपने साथ लेकर चला गया। किडनैपिंग से पहले शख्स ने बच्ची के पिता की मदद भी की। तो देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की टीम किडनैपर की तलाश में जुटी हुई है और ये बच्ची कहां है फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब आपको दिल्ली में दहशत की 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर है 6 मई की। जाफराबाद इलाके में एक शख्स की 50 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गुहार लगाने पर भी किसी ने मदद नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर है मुबारकपुर में किडनैपिंग की। देखिए कैसे एक शख्स 10 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। और जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली से 10 साल की बच्ची का अपहरण करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर किडनैप कर अपने साथ ले गया। दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक अज्ञात शख्स ने पहले 10 साल की बच्ची के पिता की मदद कर उससे दोस्ती की, फिर बच्ची को बहला फुसलाकर किडनैप कर अपने साथ ले गया। दरअसल 10 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ वजीर नगर इलाके में रहती है। उनके पिता कोटला मुबारकपुर इलाके में ढाबा चलाते हैं। पीड़ित पिता ने बच्ची के गायब होने की पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने ढाबे और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो पता चला करीब 12 बजे उनकी बेटी ढाबे की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी एक शख्स आया और उससे बातें करने लगा और थोड़ी देर बाद उसे अपने साथ ले गया। फिलहाल पुलिस शख्स की तलाश कर रही है। और अब बात हैदराबाद की, जहां बारिश आफत लेकर आई है। ब्रेकिंग न्यूज है, हैदराबाद में बीती रात भारी बारिश हुई है। करंट लगने से एक शख्स की मौत की भी जानकारी है। सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। रोड क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। बिजली के खंभे को पकड़ने से यह हादसा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बारिश काफी हो रही है हैदराबाद में और उसकी वजह से एक हादसा हो गया है। ये देखिए, बिजली का खंभा पकड़ने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में बारिश आफत लेकर के आई है। सड़क क्रॉस करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई है करंट लगने से। और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की 4 तस्वीरें देखिए, कैसे पूरा इलाका पानी पानी है। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। वहीं आईटी कॉरिडोर में गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात में परेशानी आ रही थी। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हैदराबाद में भारी बारिश से जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश की वजह से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ियों की ये कतार हैदराबाद शहर की है।
देर शाम भारी बारिश की वजह से शहर की रफ्तार थम गई और किलोमीटरों लंबा जाम लग गया। शहर के ज्यादातर हिस्सों में सड़क पर पानी भर गया। पुराने शहर में चार मीनार के सामने जल भराव की तस्वीरें सामने आई। पूरे राज्य में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के साथ लू चल रही थी। पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था। बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन परेशानी भी उठानी पड़ी। और वहीं हैदराबाद में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ भी गिर गए। हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद ने मौके का जायजा लिया। इस तरह से मूसलाधार बारिश 2 राज्यों के अंदर हुई है, उससे बहुत सारे फसलें तबाह हुई है। और हैदराबाद के अंदर अगर देखा जाए तो कई दरख्त भी और पेड़ भी उखड़कर रोडों पे पड़े हुए हैं। और तेलंगाना के अंदर 2 लोगों की मौत हुई। ये जगह पर बर्की के जो अधिकारी थे उनकी लापरवाही की वजह से एक की मौत हुई है। दूसरी तरफ बिजली के गिरने से एक मौत होने की शिकायत आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया है। हैदराबाद का यह मंजर, हैदराबाद के सड़कों पर कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। जिस तरह से कल शाम में जो मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं जिस तरह से हुई थी, उसका एक ये मंजर है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मारपीट का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। नोएडा फेज 1 थाने में केस दर्ज किया गया। और ये देखिए, ये है सीसीटीवी फुटेज जिसमें मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है। पेट्रोल पंप पर लाइन में लगना पड़ा तो विधायक के बेटे को गुस्सा आ गया और मारपीट शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। देखिए, पेट्रोल पंप में कई गाड़ियां लगी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे को इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ा और हाथापाई हो गई पेट्रोल पंप में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ। नोएडा फेज 1 थाने में केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, पूरा मामला क्या था, क्यों मारपीट पे उतारू हो गया अमानतुल्लाह खान के बेटे? देखिए, ये कल सुबह 9:27 का मामला है, जब अमानतुल्लाह खान के बेटे अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए नोएडा फेज 1 इलाके में पहुंचे थे। सेक्टर 95 की ये पेट्रोल पंप था। दरअसल इस पर कई लाइन गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने सभी गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी लगा के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कहा, सभी गाड़ियों को हटाने के लिए कहा। और उसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मचारी थे उससे गाली गलौच और धक्का मुक्की करने लगी और उसके साथ मारपीट की। जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने अमानतुल्लाह खान के बेटे की शिकायत मैनेजर से की, उसने अमानतुल्लाह खान से बात कराई, तो अमानतुल्लाह खान भी गाली गलौज करने लगा बेटे से। और कुछ देर बाद अमानतुल्लाह खुद भी पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे और पूरा ये सारा मामला जो है वो सीसीटीवी में नजर आया था। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 323, 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है और अब इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह के बेटे ने बाकायदा मारपीट की और उसके बाद अमानतुल्लाह ने खुद भी आकर के गाली गलौज की और पूरा वहां पर विवाद खड़ा किया था। और महज इतनी सी बात थी कि जो लोग आगे पेट्रोल पंप पे गाड़ियां भरवा रहे थे पेट्रोल अपनी, उन सभी से पहले इसको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था और हनक दिखा रहा था कि उसके पिता विधायक हैं। सारा यही सब मामला उस वक्त वहां पे हुआ है। 323, 504, 506 और 427 के तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया। अमानतुल्लाह पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक छोटी सी बात पर अमानतुल्लाह खान के बेटे मारपीट पर उतारू हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मामला दर्ज कर लिया गया और फिलहाल कार्रवाई की जाने की भी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के अहम पदों से हटा दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बता दें कि 28 अप्रैल को सीतापुर में जनसभा के दौरान आकाश आनंद के एक बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए थे। हरियाणा सरकार में शामिल 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। साथ ही अपना समर्थन कांग्रेस को देने की घोषणा की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलाखेड़ी से MLA धर्मपाल गोंदर, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन ने अब अपना समर्थन कांग्रेस को देने का फैसला किया। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया। अपनी तरफ से
बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं। और वहीं निर्दलीय विधायकों का साथ छोड़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजकल जनता की नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है। कि वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावनाओं के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। तीसरे चरण के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर 64.58% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान किया। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पीएम ने अपना वोट डाला। चुनाव आयोग के मुताबिक असम में सबसे अधिक 81.71% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 76.52 और गोवा में 75.20% वोटिंग हुई। सबसे कम मतदान यूपी में हुआ। यूपी में वोटिंग प्रतिशत 57.34, बिहार में 58.18, गुजरात में 59.51 जबकि महाराष्ट्र में 61.44% मतदान हुआ। तीसरे चरण के साथ अब तक 583 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को पत्र लिखने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। बयान में उम्मीद जताई गई है कि आयोग इस बार अंतिम आंकड़े समय पर जारी करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के अपनी साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में देरी और विसंगतियों का आरोप लगाया है। तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि भारत का चुनाव आयोग बिना किसी देरी के तीसरे चरण के अंतिम मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी करेगा। पहले चरण में 11 दिन और दूसरे में 4 दिन की तरह इस बार देरी नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि वोटों की संख्या और पंजीकृत मतदाताओं की अलग अलग संख्या के साथ आंकड़े जारी होंगे। महाराष्ट्र के बीड में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई। पहले चरण में इंडिया गाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ और आज तीसरे चरण में इंडिया गाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। उधर कांग्रेस ने भी तीसरे चरण के मतदान के बाद जीत का दावा किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने जा रही है। तीसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ होने जा रही है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। वे अपनी भाषाओं में और भी ज्यादा हताश और निराश नजर आने लगे हैं। वे झूठ की महामारी फैला रहे हैं और अपने चुनावी अभियान के लिए केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर, ध्यान भटकाने पर और बदनाम करने पर भरोसा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने झारखंड के गुमला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे।
इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। इधर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट एक्स से बीजेपी कर्नाटक का एक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। कर्नाटक की बीजेपी इकाई ने बीती 4 मई को सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिख रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने 5 मई को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी बीजेपी कर्नाटक ने पोस्ट नहीं हटाई। इसके बाद चुनाव आयोग ने अब सोशल साइट एक्स को उस पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही FIR दर्ज कराई जा चुकी है। रामगोपाल यादव की राम मंदिर पर की गई टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी के पलटवार के बाद अब रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से खुद को बड़ा राम भक्त बताया। जो योगी जी ये कह रहे हैं कि साहब ये तो हिंदू विरोधी, राम विरोधी और राम भक्त और राम विरोधियों के बीच चुनाव है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी उम्र है उससे मेरी उम्र ज़्यादा है और मैं पहले से राम भक्त हूँ। जो अपने को ठेकेदार समझते हैं राम भक्त का, उनसे ज़्यादा हम लोग तो बचपन से जब मिलते थे तो राम राम, एक दूसरे से मिलते तो राम राम कहते हैं। ये तो नमस्ते करते रहे, इन्हें तो राम का नाम केवल पॉलिटिक्स के लिए लिया। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। वहीं लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारा आरक्षण मुसलमानों को देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी के पलटवार के बाद लालू यादव बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने मंडल कमीशन का जिक्र कर सफाई देने की अब कोशिश की है। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद सिसोदिया की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की अर्जी पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति को बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी उनको आरोपी बनाया है। वही जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। एक दिन पहले कोर्ट ने फैसला इस पूरे मामले में अपना सुरक्षित रख लिया था।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। केजरीवाल को चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का ईडी ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। लोकसभा चुनाव जारी हैं, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। और इधर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी है। वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार इसके तरीके को तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। इस दौरान कर्मचारियों पर एक्शन न लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है जिनकी भर्ती अवैध पाई गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये व्यवस्थागत धोखाधड़ी है, इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में अचानक आग लग गई। चुनाव खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों और मतदान सामग्री को बस से लाया जा रहा था। तस्वीर में थोड़ी दूर दिखाई दे रहे आग के गोले दरअसल एक बस है। ये बस मतदान खत्म होने के बाद 6 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम और कर्मचारियों को लेकर बैतूल आ रही थी, तभी अचानक इसमें आग लग गई। ड्राइवर समेत मतदान कर्मियों ने जलती बस से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने बस में लगी आग पर काबू पा लिया और अंदर रखी मतदान सामग्री को बाहर निकाला। मतदान कर्मचारियों और ईवीएम मशीनों को ले जाने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया। मतदान सामग्री को आंशिक रूप से नुकसान होने की खबर मिली है। मध्य प्रदेश के मंडला के नैनपुर में कई दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर इलाके की हैं, जहां पर 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग लगते ही दुकानें धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग किस कारण से लगी इस बात का अब तक पता नहीं चल सका है। तो आग पे काबू पा लिया गया है। जेसीबी मशीन के द्वारा भी वहाँ जो टंकी और इस तरह से चीजें थी, अग्निशमन चीजों की मदद से सबको हटा दिया गया है। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर धुआंधार प्रचार और दौरे पर हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज वो जनसभाएं करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वो रोड शो भी करेंगे। एक बार फिर धुआंधार दौरे और प्रचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगी मौजूद। और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की आ रही एक बहुत बड़ी खबर से। इजराइल हमास युद्ध में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इजराइल ने राफा पर यह बड़ा हमला कर दिया है। राफा पर इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी देखने को मिली है, जिसमें 6 बच्चों समेत 83 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली टैंक फोर्स भी राफा की गोलीबारी में नुकसान पहुंचा है। पहली बार इजरायली ग्राउंड फोर्स अब राफा के उस इलाके में घुस गई है जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। अभी अभी यह हमला हुआ है और हमले की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, जिसमें 6 बच्चों समेत 83 लोगों के मारे जाने की खबर है। और देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राफा में आईडीएफ के भीषण हमले जारी हैं। हमले के बीच राफा में 17 लाख लोग फंसे हुए हैं। हमले से पहले इजरायल ने दी थी चेतावनी, पर्चे गिराकर इलाका खाली करने को कहा था। बहुत बड़ी खबर, अभी अभी राफा पर इजरायल ने बड़ा हमला कर दिया है। 83 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। बहुत बड़ा अटैक है। आईडीएफ लगातार बमबारी कर रही है। और अभी की एक और बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। मिस्र सीमा पर विध्वंसक हमला किया गया है।
हमले में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी तबाह हो गया है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के पास यह पोस्ट तबाह हुआ है और देखिए कैसे हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा और पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। और ये तस्वीरें देखिए कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त राफा पर हमला कर चुकी है, तमाम पोस्टों को निशाना बना रही है और पर्चे गिराकर ये हमले किए गए हैं। लोगों को पहले हिदायत दी गई कि इलाका खाली करे और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में 6 बच्चों समेत 83 लोगों के मारे जाने की खबर है। जी हां, तो लगातार अपडेट सामने आ रही है। राफा क्रॉसिंग पर आईडीएफ का पूरी तरह से कब्जा हो गया है और इजिप्ट बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है इजरायली फोर्स। गाजा पहुंचने वाली राहत सामग्री पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। तो जो राहत सामग्री गाजा पहुंच रही थी वो फिलहाल नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बहुत बड़ा हमला राफा में हुआ है और ये हमला आईडीएफ ने किया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। अभी तक जो जानकारी है 83 लोगों की इस जोरदार हमले में जान चली गई है। भीषण बमबारी से राफा के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई और इसीलिए फिलहाल जो राहत सामग्री पहुंच रही थी गाजा में वो नहीं पहुंचेगी। और अभी अभी राफा में आईडीएफ ने किस कदर तबाही मचाई है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। महाविध्वंस की यह तस्वीर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईडीएफ आसमान और जमीन से बम बरसा रही है। कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है और मौत और मातम का माहौल चारों तरफ पसरा हुआ। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। राफा में महाविध्वंस, भीषण बमबारी, मौत और मातम और चारों तरफ विनाश ही विनाश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मनीष, जो हम देख रहे हैं इसकी कल्पना पहले से की गई थी और आज वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो अंतिम बॉर्डर, वो अंतिम इलाका भी अब आईडीएफ के निशाने पर है, यानी कई लाख लोगों के जिंदगी पर अब मौत का साया मंडरा रहा है। बिल्कुल विपिन, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसकी कल्पना तो शायद अब किसी ने नहीं की है कि अब राफा में क्या होगा, क्योंकि राफा में इजरायली डिफेंस फोर्स अपना स्पेशल ऑपरेशन कर रही है। उस जगह पर अगर आपको राफा को समझना है तो आप यूं समझिए कि आपका गांव, आपका मोहल्ला, और उस जगह पर 15 लाख से अधिक लोग हैं जिनके पास कहीं कोई बचने का साधन नहीं है और आईडीएफ के लगातार ऑपरेशन में वो चपेट में आ रहे हैं। उन्हें पोस्टर तो जारी किया जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, लेकिन कहां चले जाएंगे? दूसरे तरफ है इजिप्ट का बॉर्डर जहां वो क्रॉस नहीं कर सकते और वापस वो गाजा के उन हिस्सों में लौट नहीं सकते जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी चल रही है। तो वैसी स्थिति में वो राफा में फंसे हुए हैं और हर बीतते समय के साथ मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी राफा में आप वो देखेंगे जो बीते 7 महीनों में आपने नहीं देखा। जी हाँ, तो मनीष सुबह से ही इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत बड़ी हलचल है। 83 लोगों की जोरदार धमाके में जान चली गई है। मनीष, आपके पास लौटेंगे, एक और अपडेट आ रही है। राफा के कई इलाकों में इजरायली झंडे भी फहराए गए हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों को राफा छोड़ने का भी फरमान दिया गया। राफा में करीब 17 लाख फिलिस्तीनी टेंट में मौजूद है। तो जैसा मनीष भी बता रहे थे कि आबादी ठीक ठाक है राफा में और वहां पर अगर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो नुकसान का आकलन आप कर सकते हैं।